हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रत्यास्थ गुणांक देखे थे और आज हम पाइसन अनुपात देखेंगे। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी इस आपका कोई भी वस्तु है उसमें अगर आप एक बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, साथ साथ में उसके आयतन या उसके क्षेत्रफल के अंदर भी क्या होता है, विकृति उत्पन्न होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही वस्तु के अंदर दो विकृतियां होती है। तो अब आप उस दो विकृतियों के अनुपात को क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो विकृति होगी आपकी, उस विकृति के अंदर क्या होगा, जितनी विकृति लंबाई में आएगी उतनी ही विकृति उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अंदर भी आती है। जैसे कि एक आप देख सकते हैं किसी तार पर उसकी लंबाई के अनुदिश आप बल लगाते हैं, तो लंबाई के अनुदिश बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप तार पर क्या करते हैं, तार आपका क्या है, इस तरीके से एक तार है और इस तार पे आप क्या लगाते हैं, एक बल लगाते हैं नीचे की तरफ, तो ये तार क्या होगा, पतला हो जाता है। और ये तार पतला होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्या हो गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर इसमें क्या हो गई, कमी होगी। यानी इसके व्यास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अतः तार की दिशा में लंबाई बढ़ती है, तार की एक दिशा में क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो उसकी जो लंबवत दिशा होगी आपकी, ये जैसे इसमें इसकी अगर क्या हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो इसके लंबवत दिशा में क्या होगी, चौड़ाई में कमी होती है। अर्थात तार में लंबाई के कारण अनुदैर्ध्य विकृति होगी, क्योंकि लंबाई में विकृति अनुदैर्ध्य विकृति होती है, तथा उसके व्यास में जो कमी होती है उसका कारण क्या होता है, अनुप्रस्थ विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी उसके व्यास के कारण कौन सी विकृति उत्पन्न हो रही है, अनुप्रस्थ, और उसकी लंबाई के कारण जो तार में विकृति आ रही है वो हो रही है अनुदैर्ध्य विकृति। अभी आप देख सकते हैं कि इन दोनों विकृतियों का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितनी उसकी लंबाई में वृद्धि होगी उतनी ही कमी उसके व्यास में होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे आप पाइसन अनुपात कहते हैं। यानी जितनी उसकी लंबाई में वृद्धि होगी उतनी ही कमी उसकी क्या होगी, अनुदैर्ध्य यानी उसकी चौड़ाई में कमी हो जाएगी, तो उसकी जो विकृति होगी उसका अनुपात क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो उस कांस्टेंट को आप क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। इसे आप सिग्मा से डिनोट करते हैं तथा इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप विकृति डिवाइडेड बाय विकृति कर रहे हैं, तो इसमें इसकी विकृति जितनी होगी उतनी ही विकृति इसकी भी होगी, यानी इन दोनों का मात्रक सेम है। तो जब मात्रक सेम मात्रक को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मात्रक उसका कुछ भी नहीं रहेगा। अतः पाइसन अनुपात का फॉर्मूला जो है आपका वो क्या हो जाता है, अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको आप निगमन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्या कर लेते हैं, बेलनाकार छड़ ले लेते हैं। बेलनाकार छड़ या फिर आप तार बोल सकते हैं उसको। तो अभी आपने क्या किया है, तार तो बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए आप उसमें उसकी व्यास में परिवर्तन को देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप एक बेलनाकार छड़ ले रहते हैं जो कि इस व्यास में है पहले। ठीक है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है, और जिसका व्यास कितना है, कैपिटल डी है। अब उसको क्या किया आपने, ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से बल लगाया आपने, इसको इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा, तो इसकी लंबाई में क्या आ गई, वृद्धि हो गई। ये ऊपर भी इतना बढ़ गया और नीचे भी इतना बढ़ गया, यानी स्मॉल एल इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब टोटल जो लेंथ है इस बेलनाकार छड़ की वो है आपकी स्मॉल एल प्लस एल, लेकिन साथ में इसका व्यास क्या हो गया, कम हो गया। ये देखो अब इसका व्यास कितना है, सिर्फ इतना सा ही है, जो कि कितना हो गया, डी माइनस स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी इसके अंदर इसके व्यास में क्या आ गई, कमी आ गई। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर छड़ की अनुदैर्ध्य विकृति तो कितनी होगी, परिवर्तन कितना आया, स्मॉल एल,
और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल, तथा अनुप्रस्थ विकृति कितनी हो जाएगी, उसकी कमी कितनी हुई थी, डी, और उसका प्रारंभिक व्यास कितना था, कैपिटल डी। इससे आप पाइथन अनुपात देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। देन पाइथन अनुपात को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, और अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति में आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कैपिटल एल स्मॉल डी से इंटू हो जाएगा और ये कैपिटल डी स्मॉल एल से इंटू हो जाता है। तो सिग्मा इक्वल्स टू डी कैपिटल एल बाय कैपिटल डी स्मॉल एल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माइनस का साइन है वो क्यों लगा रहे हैं, तो माइनस का साइन इसलिए लगा रहे हैं हम कि ये क्या हो रहा है, लंबाई में ये जो माइनस का साइन है ये बता रहा है कि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो व्यास में कमी होगी, अगर व्यास में वृद्धि होगी तो लंबाई में कमी होगी, जो कि वास्तविक रूप से संभव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपने प्रत्यास्थ गुणांक निकाले हैं और पाइथन अनुपात निकाले हैं, इन सब में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जो कि आप एक प्रथम रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा आपका, गामा इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। यानी यहाँ पर आप किस किस के प्रत्यास्थ गुणांक में निकाल रहे हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के अंदर संबंध निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसके लिए भी आप क्या ले लेते हैं, एक घन मानेंगे आप, जो कि घन क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच वाला घन होगा, और इसको आप इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी उन तीनों भुजाओं को आप निर्देशांक अक्षों एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश लेते हैं। तथा इसकी जो भुजा है, प्रत्येक भुजा वो क्या होती है, एल यूनिट। एल यूनिट यानी आपकी लेंथ क्या है, एल है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट है, यानी 1 यूनिट की, 1 इकाई की है। ठीक है, इकाई लंबाई की है, यानी 1 है उसकी लंबाई। तथा घन के प्रत्येक फलक पर आप क्या लगा रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं, लंबवत तथा समान रूप से, यानी आप कैपिटल एफ बल जो है उसकी प्रत्येक फलक पर समान लगाएंगे। तो लगाएंगे किधर, अंदर की तरफ नहीं लगाना है आपको, किधर लगाना है, बाहर की ओर लगाते हैं। तो आप इसको एक डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप, ये है आपका डायग्राम। जैसे इस डायग्राम को मैंने बताया है कि 3 निर्देशांकों पे रखना है आपको, एक्स वाई जेड एक्सिस पे रखेंगे हम इसकी तीनों भुजाओं को। अब इसको देखेंगे, इस पे फोर्स क्या लगाना है आपको, बाहर की तरफ लगाना है। तो प्रत्येक फलक पे आपने क्या किया है, समान लगाया है, यानी इस पे भी एफ लगा, इस पे भी एफ लगा, इस पे भी एफ वेक्टर लगा, इस पे भी एफ, यहाँ दोनों वाली फलक यानी आमने और सामने वाली फलक पे भी क्या लगा है, एफ वेक्टर फोर्स लगा है, बल लगा है। अब ये सारा बल क्या है, समान लगा है सभी फलकों पर और बाहर की ओर लगा है। अब इस बल के कारण क्या होता है कि एक इसकी क्या हो जाती है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा इसकी चौड़ाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, खींचते हो, या आपका कोई भी आपके पास सामान होता है, उसके आप उसको एक चारों तरफ से बल लगाते हैं, तो या तो वो इधर की तरफ और इधर की तरफ बढ़ेगी, यानी ये ऐसी हो जाती है आपके पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी। और अगर आप इसको क्या करते हो, इधर दोनों तरफ ऊपर से खींचोगे तो ये वाली दोनों साइड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ये दोनों पास में हो जाएगी। और अगर आप ये दोनों को खींचोगे तो ये वाली दोनों क्या हो जाएगी, पास में हो जाती है। यानी दो अगर इकाई, अगर आपकी बल की दिशा में जिधर बल लग रहा है, आप इधर बल लग रहा है और इधर बाहर की ओर बल लग रहा है, बल की दिशा में अगर उसकी लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसके लंबवत जो अन्य 2 दिशाएं होती है, यानी इसके लंबवत ये वाली दिशा और इसके लंबवत ये वाली दिशा, इन दोनों दिशाओं में, अन्य 2 दिशाओं में क्या हो जाती है, लंबाई में संकुचन हो जाता है। ठीक है, यानी अगर बल की दिशा में देखेंगे, अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो इन 2 दिशाओं में क्या होगा, संकुचन होगा। अगर यहाँ पर इन दोनों की बल की दिशा में अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ इन दोनों में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाता है, संकुचन यानी सिकुड़ना। ठीक है, तो अब उसके लिए हम मान लेते हैं कि वृद्धि जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी अल्फा से डिनोट कर देते हैं आप, और संकुचन को आप बीटा मान लेते हैं।
तो एक्स दिशा के अंदर क्या हो जाएगा, फलक पर आप क्या देखेंगे, एक तो लंबाई देखेंगे और एक्स अक्ष के अनुदिशी ही आप लंबवत दिशाओं में संकुचन देखेंगे। तो पहले तो हम इसमें क्या देखते हैं, उसकी वृद्धि देखते हैं। तो उसके लिए लंबाई में वृद्धि है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति यानी प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि फलक का क्षेत्रफल, यहाँ पे फलक कैसा है आपका, एक भी पूरा ही आपका घन है तो इसका प्रत्येक फलक क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग का इस फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ वर्ग स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका भुजा साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर होगा और आपने जिसकी भुजा ली थी वो क्या ली थी, यूनिट इकाई ली थी, तो इकाई के हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर देन 1 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल देखते हैं। तो F बाय E, F की वैल्यू तो F है और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A हो जाती है। तथा अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है आपका, लंबाई में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई L है जो कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और बाद में वृद्धि होने के बाद उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, अल्फा। यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अब हम देखते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल F डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा रख देते हैं। तो अब हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल, क्योंकि आपने क्या किया है, जो माना है उसे हटाना भी है, तो हम ये अल्फा माना है तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे आप, F बाय गामा हो जाएगा, यानी उसकी वृद्धि में प्रसार कितना हो रहा है आपका, अल्फा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, F बाय गामा हो जाएगा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसी प्रकार हम संकुचन देखते हैं, एक्स एक्सिस पे दोनों जो लंब दिशा हैं उनकी तरफ, दोनों लंब दिशाएं कौन सी होंगी, y एंड z अक्ष की दिशा। तो वहां पर अनुप्रस्थ विकृति क्या हो जाएगी आपकी, बीटा बाय 1, क्योंकि यहाँ पर उसमें जो पहले उसकी लंबाई थी वो कितनी थी, 1 थी, और अभी उसकी वृद्धि उसकी संकुचन होकर के लंबाई कितनी होगी, बीटा हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी अनुप्रस्थ विकृति कितनी हो जाएगी, बीटा। यहाँ पर आप क्षेत्रफल लेते हैं, है ना, प्रारंभिक क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। अतः पाइसन अनुपात में क्या आ जाएगा आपका, अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ से आप अनुप्रस्थ विकृति बीटा हो जाएगी और अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी आपकी अल्फा। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो जाता है, यहाँ से वापस आप क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइसन अनुपात इंटू अल्फा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पता थी, तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू रख देते हैं F बाय गामा। अब आप देख सकते हैं कि F बल के कारण दिशा में क्या हो रहा है, F बाय गामा लंबाई में वृद्धि होगी तथा लंबवत दिशाओं में संकुचन कितना होगा, पाइसन अनुपात पाइसन F बाय गामा संकुचन उत्पन्न होता है। अर्थात एक दिशा में x दिशा में लंबाई में वृद्धि हो जाएगी आपकी F बाय गामा, और संकुचन y और z अक्ष को अनुदिश होगा तो वो हो जाएगा सिग्मा F बाय गामा। अब x अक्ष के अनुदिशी सिर्फ ओनली x अक्ष के अनुदिश आप घन का कुल प्रसार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें आई वृद्धि और उसमें से जितना संकुचन हुआ है दोनों तरफ से हुआ है, तो y एक्सिस से और z एक्सिस से दोनों को ही क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो Ex की वैल्यू क्या हो जाती है, F बाय गामा माइनस 2 सिग्मा F बाय गामा। अब F बाय गामा क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लेते हैं और आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा। ये आ गई आपकी Ex की। सेम ऐसे ही अपन क्या करते हैं, E की वैल्यू निकालते हैं, कुल प्रसार कितना उसमें प्रसार हुआ है, तो वो प्रसार हम दोनों ही एक्सिस पे, जैसे अभी आपने x एक्सिस के अनुदिश निकाला है, अभी y एक्सिस के अनुदिश निकालेंगे, फिर z अक्ष एक्सिस के अनुदिश निकालते हैं। तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, x अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू हो जाएगा F बाय गामा ब्रैकेट 1 माइनस 2
सिग्मा। ऐसे ही z अक्ष के अनुदिश भी घन में कुल प्रसार हो जाएगा Ez इक्वल्स टू एफ बाई गामा 1 माइनस टू सिग्मा। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली थी, ये x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर y और z वाले को इक्वेशन नंबर 3 और 4 दे देते हैं। तो इन 3 और 4 से आप क्या लिखते हैं, अतः घन का कुल प्रसार क्या है, तीनों ही तरफ क्या है, इक्वल है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे इक्वल होगा। अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही तरफ अगर उसका क्या हो रहा है, प्रसार इक्वल हो रहा है, यानी घन के आयतन की इक्वल हो रहा है। तो अब उसके लिए हम आयतन निकालते हैं। तो प्रारंभिक आयतन तो आपको पता है L क्यूब हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो लेकिन यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है, यूनिट है, तो 1 का क्यूब ले लेंगे और 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1। अतः प्रसार के बाद घन का आयतन कितना हो जाएगा, प्रसार के बाद यानी प्रसार के पहले आयतन में आप क्या कर देते हैं, प्रसार के बाद का आयतन ऐड कर लेते हैं। तो तीनों ही डायरेक्शंस के अंदर उसका प्रसार इक्वल हुआ है, इसलिए आप इस तीनों की बजाय एक ई ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले ई के अंदर आप क्या कर लेते हैं, प्रारंभिक प्रसार को ऐड कर लेते हैं। तो प्रसार के बाद घन का आयतन कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई का होल क्यूब। यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। ये जो प्रसार के बाद घन का आयतन है, ये अंतिम घन का आयतन भी बोल सकते हैं आप इसको, घन का अंतिम आयतन। तो इसका ब्रैकेट पावर 3 की फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, तो 1 का क्यूब प्लस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो a क्यूब प्लस 3a प्लस बी का प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपके पास ए बी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे 3ab a से इंटू होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस ये ए बी 3 और b से इंटू होगा, तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो वैसे ही इसको यहाँ पे खोला है 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस 3e प्लस e क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि e क्या है, छोटी सी राशि है, तो उसका मान चूज किया। अगर छोटे से छोटी राशि का आप क्या करते हैं, पावर 2 या पावर 3 करते हैं तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस पावर 2 और पावर 3 को क्या कर देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो आप जैसे देखोगे 0.5 का आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 0.25। 0.5 से भी छोटा 0.25 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ई वैसे ही क्या है, छोटी सी राशि है, तो इसका पावर 2 और पावर 3 का मान क्या होगा, और ज़्यादा छोटा आएगा, जिससे इसके टोटल मान में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी पावर 2 को और पावर 3 को आप नगण्य मानकर छोड़ेंगे, जिससे आपका घन का आयतन कितना हो जाता है 1 प्लस 3e हो जाएगा। ठीक है, अतः घन के आयतन में परिवर्तन। अब घन के आयतन में परिवर्तन देखेंगे तो जो आपका अंतिम आयतन आया है उसमें से आप प्रारंभिक आयतन को माइनस कर देते हैं। 1 प्लस 3e माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा आपका 3e। अभी आपने e की वैल्यू निकाली है, तो f बाय गामा ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। इसको इंटू इन कर देते हैं तो 3f बाय गामा 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आप आयतन विकृति निकालेंगे, तो आयतन में परिवर्तन जितना आया वो डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन। आयतन विकृति को आप k से डिनोट करते हैं, तो यहाँ k लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, k इक्वल्स टू f बाय, यहाँ पे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देख रहे हैं आप, आपके पास आयतन विकृति आ जाएगी यहाँ से 3f बाय गामा 1 माइनस 2 सिग्मा आयतन विकृति, सॉरी, ठीक है। अब आयतन विकृति के बाद अब हम क्या देखते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देखेंगे, जिसे k से डिनोट करेंगे। किसको k से डिनोट करेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को, ठीक है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को k से डिनोट करेंगे तो आपकी अभिलंब प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतन विकृति ले लेंगे। अब अभिलंब प्रतिबल तो आपने F ही लगाया है सब जगह पर, तो F लेना है।
आयतन विकृति अभी आपने निकाली है 3f बाय गामा 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगी, जिससे आप इसकी वैल्यू इधर भेज देते हैं, f से f कैंसिल हो जाएगा और गामा क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो वो उधर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गामा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, इसको इनटू कर देते हैं तो आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा आ जाती है। ठीक है, ये आ गई आपके पास कौन सा रिलेशन, प्रथम संबंध है आपके पास यंग प्रत्यास्थ गुणांक और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के बीच में संबंध। ठीक है, ये एक रिलेशन है ना, पाइसन अनुपात के अंदर भी आता है, तो हम पाइसन अनुपात की वैल्यू भी निकालेंगे, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द्वितीय संबंध भी देखेंगे और पाइसन के जो रिलेशंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, जो कि ये वाली आपकी इक्वेशन और जो नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन देखेंगे उन दोनों से ही रिलेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स।